चर्चा करें कि देश में और प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही है। कोरोना किस दिशा में जा रहा है, कोरोना का मिजाज किस दिशा में जाएगा, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और सरकार का भविष्य क्या होगा। 3 विषय लेकर के आपको तकलीफ दी गई है। नंबर 1, कोरोना के लिए तो आपको मालूम है कि पूरे विश्व के अंदर और सरकार का भविष्य क्या होगा। 3 विषय लेकर के आपको तकलीफ दी गई है। नंबर 1, कोरोना के लिए तो आपको मालूम है कि पूरे विश्व के अंदर और प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार से महामारी आई है वो इस शताब्दी का भी और पिछले 50 साल का एक, मैं समझता हूँ, भयावह दौर है। पूरी दुनिया हिल चुकी है। देश और प्रदेश की इकोनॉमी तबाह हो गई है, जिससे हम सबको मिलकर के उभरना है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर जैसे तमाम लोग इस संकट में परिवार को चला रहे हैं। पता नहीं कोरोना कितना बढ़ेगा, कब तक रहेगा, कोई नहीं कह सकता। अभी तक कोई दवा नहीं, वैक्सीन नहीं आई है। मुझे कहते गर्व है कि राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है जिसका लोहा पूरे देश से माना है, क्योंकि राजस्थान में रिकवरी रेट भी अच्छी रही, 80% ऊपर हो गई, मृत्यु दर भी कम रही, मैनेजमेंट भी अच्छा किया। और जो लोग तकलीफ पा रहे थे, मजदूर हो या किसान हो, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हमने मजदूरों को बीपीएल, स्टेट बीपीएल, दिहाड़ी मजदूर, इन सब का ध्यान रखा, कैश काइंड में काफी मदद करी और लोग उसको लेकर संतुष्ट भी रहे, क्योंकि जीवन और जीविका बचाने का सवाल है। विकास रुके नहीं, इसलिए वित्तीय प्रबंधन करके हम चाहते हैं कि श्रमिकों को ही मजदूरी मिले, किसान को ऊपर का पूरा मूल्य मिले, उद्योग धंधे प्रारंभ हो, अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, जिससे आम लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हमने तमाम, आपने देखा होगा, आप गवाह हैं कि 4 महीने लगभग पहले से मैंने तमाम वर्गों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, ये पहला राज्य देश में राजस्थान है जिसने विपक्षी पार्टियों को बुलाया, उनकी सलाह ली, लाइट लगा दो वो, और उसके अलावा जिस रूप में हम लोगों ने धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया और आम जनता का आह्वान किया, सबने मिलकर के इस लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ा है। दानदाताओं ने, भामाशाह ने पूरा साथ दिया। पर आपको मालूम है कि रेवेन्यू 30% पे आ गई है। रेवेन्यू हम चाहते विकास रुके नहीं, इसलिए पूरी कोशिश चल रही है कि किस प्रकार से पुनः इकोनॉमी वापस पटरी पर आए, काम धंधे शुरू हो, इंडस्ट्री शुरू हो। इस रूप में हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। बिना वित्तीय प्रबंधन, बिना रेवेन्यू के हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और दिहाड़ी मजदूर है या गरीब आदमी है, उसके लिए तो 2 जून खाना मुश्किल होता है। ये तमाम चिंताओं के बीच में हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप सबके सहयोग से। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को विश्वास में लिया, उनसे मुलाकात भी करी, सब कुछ किया। बीच में वो लोग कई तरह की टिप्पणियां करते गए, तब भी हमने बुरा नहीं माना। इसलिए मैं चाहता था पूरे मुल्क में एक मैसेज आए कि राजस्थान सरकार पक्ष को, विपक्ष को, तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि कोविड की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा, ये महामारी है। कोविड जब इफेक्ट करता है तो वो नहीं देखता कि कांग्रेस वाला है, बीजेपी है,
कौन सी जाति का कौन है धर्म का है। इसलिए उस मर्म को समझ के मैंने राजनीति करी, सबको साथ लेके चल के कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। दुर्भाग्य है कि इनके समझ में नहीं आ रही है बीजेपी वालों के, वो कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं। तब भी मैंने, आपने देखा होगा राष्ट्रीय मीडिया में मैंने जितने इंटरव्यू दिए या आपको दिए, मैंने कभी नहीं कहा इनके बारे में। मैंने हमेशा कहा नहीं, हम सब साथ मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है। और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बना दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 62-60 में से सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच दे करके बीजेपी में ले आए गए लोगों को। और आज वहां उत्तराखंड में जो सरकार है, उन्हें 5 मंत्री जो है वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया। जब सरकार बनी, मेजोरिटी नहीं थी, तब भी सुबह सुबह शपथ दिला दी गई। और मोदी जी ने भी सुबह 7 बजे शपथ लेती ट्वीट कर दिया, बधाई का। और हमारे वो फर्नांडिस साहब, क्या नाम उनका, देवेंद्र फर्नांडिस देवेंद्र जी, उन्होंने जो है वहां पर ट्वीट किया, जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप सोच सकते हो इस रूप में इन्होंने तमाम जो कर रहे थे इसके अंदर। कर्नाटक में भी ऐसे हुआ, मेजोरिटी नहीं थी, शपथ दिला दी येदियुरप्पा जी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, पर चूके नहीं वो लोग। वहां भी वापिस खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में सबको मालूम है किससे कहानी क्या क्या हुए। इनकी सोच दर्शाती है, जो कांग्रेस का 5 साल तक राधा कृष्ण विखे पाटिल नेता प्रतिपक्ष थे, वो 19 के अंदर चुनाव के 2 महीने पहले उनको शामिल करवा दिया बीजेपी के अंदर और मंत्री बना दिया, जो 5 साल विपक्ष नेता रहा है। मैं उम्मीद करता हूं गुलाब चंद कटारिया की ये सोचनी होगी।
वो आरएसएस के काठी नेता है, बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है और ना उनको लेने वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया की तरह के लोगों की कांग्रेस में जगह नहीं है। ये सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। कोई बहुत करीबी है तो कहेंगे कि आपको तो आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मदद कर देंगे। तो जिस प्रदेश में आज तक की परंपरा कभी नहीं रही, आज तक की परंपरा में कभी भी हमने देखा नहीं कि राजस्थान में जैसे अन्य प्रदेशों में हाउस स्टडी हुई है वैसी हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। बीएसपी को हमने किया, जब कभी कमेंट करते हैं लोग कि बीएसपी को आपने मिलाया, तो बीएसपी पूरी मर्द हुई हमारे यहाँ पर, कोई हाउस स्टडी नहीं हुई। कानून कहता 2/3 बहुमत है किसी पार्टी का, अगर वो अलग होना चाहता है तो हो सकता है। तो जिस रूप में इन्होंने जो खेल खेला है और खेल खेल रहे हैं वो सबके सामने है। और इसीलिए एक माहौल ऐसा बनाया गया है राजस्थान के अंदर भी कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई है उसी प्रकार से राजस्थान में कह खेल खेले, क्योंकि राजस्थान भी बचा हुआ रहा, आज तक अच्छी परंपरा रही है, सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस की आ जाए फिर बीजेपी की आ जाए, तो जनता का आदेश शिरोधारी होता है। हमारी दृष्टि के अंदर हमारे यहाँ कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप को, जैसे बकरा मंडी होती है, उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो, ये इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मी लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए, उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी सबके सहयोग से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सबक सिखाया, पर मानने वाले कहाँ हैं? ये तिकड़मी लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इसलिए ये तो वापिस अपने असली चेहरे पे आ रहे हैं। सत्तर साल में कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए, वीपीसी जी सत्ता सौंप दी गई। ये लंबा इतिहास बना रहा है देश के अंदर। ये लोग वो हैं जो आज लोकतंत्र को जिस रूप में ये लोग हत्या कर रहे हैं, जिस रूप में डरा रखा, धमका रखा पूरे मुल्क के अंदर लोगों को, बोलने से कतराते हैं, टेलीफोन पे बात नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ये जो हालात बने हैं देश के अंदर, ऐसे पहले कभी नहीं था। खुल के बात लोग बोलते थे, अब तो लोग बात करते चमकते हैं।
इसी रूप में आज एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मेरा मानना है कि ये या कुछ भी कर ले, जनता का रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश के अंदर है। उन्होंने जब जब मौका लगा है तो सत्ता का तख्ता पलटने में देरी नहीं करी है। ये गवाह है देश। इंदिरा गांधी जी के बक्से में देख रहा हूं, वो इंदिरा गांधी जी 2.5 साल में वहां पर आंधी चली, वहां पर प्रधानमंत्री बन गई 40 साल पहले। इसलिए आज जो इनको घमंड अहम है मोदी जी को, अमित शाह जी को, इस देश की जनता चकनाचूर कर देगी उनके घमंड को टाइम आने पर। राहुल गांधी बिना आर्गुमेंट के, बिना तथ्यों के इतने घबराए हुए भी हैं। कांग्रेस के नाम से ये कांग्रेस मुक्त भारतीय बात करते थे, अभी कांग्रेस के नाम से डरते हैं। रास्ता में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी, 5 साल चलेगी और अगले चुनाव जीतने की तैयारी हमने लग गए हैं। राजस्थान सरकार अगले चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई है। उसी ढंग से हमने बजट पेश किए हैं, उसी ढंग से हम गवर्नेंस दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं। उसी ढंग से हम लोग इस संकट की घड़ी के अंदर भी, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, उसके बावजूद भी जो हमारा प्रयास है, किस प्रकार से मैंने कहा जीवन बचाएं, आजीविका बचाएं, और पूरी राजस्थान की जनता ने हमारा संपर्क है वीसी के माध्यम से, हर वर्ग से संपर्क कर रहे हैं। और मुझे कहते खुशी है कि लोगों ने जो कोरोना के मैनेजमेंट को देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों को गर्व इस बात का है कि राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही। राजस्थान के मैनेजमेंट की चर्चा पूरे मुल्क में होना, ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, खाली राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबने मिलकर लड़ाई को लड़ा है। उस माहौल में सरकार गिराने का प्रयत्न करना, इसको यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी, सबक सिखाएगी। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप यहां पर सुन रहे थे और सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप यहां पर लगाते हुए कि किस तरीके से खरीद फरोख्त की कोशिशें प्रदेश के अंदर अस्थिर करने की कोशिशें यहां पर सरकार को की जा रही हैं, और ये चाल चरित्र चेहरा जो है वो बीजेपी का हो चुका है। सर मेरा सवाल ये है कि नंबर भी फर्स्ट इंडिया से पहले आया। सर धन्यवाद। इसके अपने मायने होते हैं। सर धन्यवाद। सर इस पूरे जो घटनाक्रम में एसओजी भी जांच कर रही है, एसओजी के पास भी कुछ टेप आए हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, और अब चर्चा ये आ रही है कि आपसे और उप मुख्यमंत्री से भी जो है वो बयान देने की बात कर रही है। तो एसओजी की जांच से लगता है पूरा पर्दाफाश होगा, और अगर बुलाया जाता है तो आप लोग भी जो है बयान देने जाएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो। तो जो कानून कहेगा, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। सर मैं दिनेश डांगी हूँ, इंडिया न्यूज राजस्थान से। बोलिए साहब। नमस्कार। नमस्ते सर। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन वो भाजपा नेता कौन है? राजस्थान के भी एक केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, एक अमित शाह के करीबी केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, उनका नाम का भी खुलासा करें, ऐसे लोगों को बेनकाब भी करें। देखिए, जब जांच शुरू हो जाती है एजेंसियों की, तो जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, किसके बयान क्या होते हैं, कौन कौन विधायक किससे मिले हैं,
क्या लेन देन की बातें हुई है, ये तमाम बातें जांच का विषय होगा। जांच के जब निष्कर्ष सामने आएंगे तब मालूम पड़ पाएगा। सर मैं योगेंद्र जन टीवी से। सौरभ जी दैनिक भास्कर से। सर मेरा सवाल है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार विधायकों के टेलीफोन पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो भाजपा नेता कौन है? राजस्थान के भी एक केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, एक अमित शाह के करीबी केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, उनका नाम का भी खुलासा करें, ऐसे लोगों को बेनकाब भी करें। देखिए, जब जांच शुरू हो जाती है एजेंसियों की तो जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, किसके बयान क्या होते हैं, कौन कौन विधायक किससे मिले हैं, क्या लेन देन की बातें हुई है, ये तमाम बातें जांच का विषय होगा। और जांच के जब निष्कर्ष सामने आएंगे तब मालूम पड़ पाएगा। सर मैं योगेंद्र जन टीवी से। नीरज सौरभ जी दैनिक भास्कर से। सर मेरा सवाल है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार विधायकों के टेलीफोन टेप दैनिक भास्कर। सर मेरा सवाल ये है, भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस विधायकों के टेलीफोन टेप करवा रही है और राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि इसके खिलाफ विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। वो तो उनको तो कौन रोक सकता है, ये हर विधायक का अधिकार है कि वो प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। हम तो स्वागत करेंगे अगर वो कोई प्रस्ताव ला। कल भी प्रस्ताव लाया गया, मैंने मीडिया में देखा था, और प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं तो हम वेलकम करेंगे, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। मनोज माथुर जी न्यूज से। सर मैं जितेंद्र हूँ ऑल इंडिया रेडियो से। यस सर। जितेंद्र द्विवेदी सर ऑल इंडिया जी। मैं सर जितेंद्र हूँ ऑल इंडिया रेडियो से। जी सर मेरा सवाल ये है कि आपने राज्यसभा चुनाव से पहले ठीक कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास चल रहा है, तो क्या अभी ताजा भी ऐसे कोई मामले सामने आए हैं क्या जिसमें विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो? क्या ऐसे कोई ताजा मामले सामने आए हैं क्या? और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार एमपी में हुआ, तो क्या ऐसी संभावना यहाँ पर भी लग रही है कि कुछ विधायक जा सकते हैं टूट के? क्या अपने जो पार्टी है उनके विधायकों पर विश्वास है पूरा? देखिए, जो राष्ट्रपति चुनाव के पहले जो माहौल था उससे बड़ा माहौल बनाया गया है। अभी उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होने की बात सामने आ रही है, उससे बड़े रूप में ऑर्गेनाइज से आ रही है। और नंबर 2, जो आपने कहा कि जा सकते हैं कि विधायक, ये तो आप अगर उनको पूछेंगे जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उनको मालूम है कौन जा सकते हैं। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ के विधायक जो है वो खुददारी रखते हैं, वो राजस्थान की जो महान परंपराएं हैं, यहाँ की जनता समझती है, आज तक निभाती आई है। वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है और पराक्रम और शौर्य की धरती है, इतिहास रखती है राजस्थान। इसीलिए यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, गुजरात में होती है। महात्मा गांधी का प्रदेश है, दुर्भाग्य से महात्मा गांधी का प्रदेश जहाँ है वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, राजस्थान में आज तक नहीं हुई है। अब अगर कोई गद्दार निकलता है जो पार्टी के नाम में जीत के आए हैं, पार्टी ने उनको पहचान दी है, पार्टी ने बड़े बड़े पद दिए हैं, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, मंत्री बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब अगर हम गद्दारी करते हैं तो राजस्थान जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। मनोज माथुर जी न्यूज से। आगे चलो, छोड़ो। कोई गद्दार निकलता है। सर नमस्कार, मनोज हूं मैं जी न्यूज से।
आवाज सुन पा रहे हैं? जी राजस्थान। राजस्थान की जनता माफ नहीं सर मेरा प्रश्न ये है, क्या एसओजी के अलावा इस प्रकरण की जांच एसीबी भी कर रही है? और क्या खुशबीर सिंह, ओम प्रकाश हुडला और सुरेश ताक, ये 3 विधायकों के नाम एसीबी के रडार पे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, महेश जोशी जी ने, जो चीफ विप हमारे, उन्होंने जो कंप्लेंट की थी उसमें तो एसओजी को भी की थी, एसीबी को भी की थी। और बाकी किसके किसके नाम है एसओजी के अंदर, एसीबी के अंदर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अभी तक मेरे पास कोई नाम मुझे तो किसी ने कहा नहीं है। मेरे पास तो नोटिस आया मुझे एसओजी वालों की तरफ से कि आपको हमें पूछताछ करनी है, ने दिया है। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। योगेंद्र शर्मा जी, जन टीवी। तीन लोगों के नाम लिए हैं और सरकार गिराने की भी जिक्र किया है, तो ये मुख्य किरदार के रूप में आप इनका नाम बता रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है, कई प्रदेश लॉकडाउन की ओर वापस जा रहे हैं कोरोना के दौरान, तो क्या राजस्थान भी इस पे कोई चर्चा कर रहा है? 2 सवाल हैं सर। कोरोना की काफी संख्या बढ़ रही है, कोरोना संख्या बढ़ रही है, राजस्थान के अंदर बढ़ रही है। हालांकि इसलिए बढ़ रही है कि हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी अप्रोच ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा जांच करके हम कोरोना पे काबू पाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। अब उसके अंदर हम लोग आज शाम को मीटिंग कर रहे हैं, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, तो पूरी जो मीटिंग बैठती है, फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर फैसले हम लोग करते हैं कि हम आगे क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, शाम को मीटिंग के बाद ही मालूम पड़ सकता है। आवाज नहीं आ रही है? योगेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी और गुलाबचंद कटारिया जी, 3 का जिक्र किया आपने सरकार गिराने के साथ में, तो जो आपका शक या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुख्य किरदार इन्हें मान रहे हैं? ये 3 नाम तो मैंने इसलिए लिए, तीनों लोग पदों पर बैठे हुए हैं बीजेपी के। इनके जो आका है दिल्ली के अंदर, जिनकी आलोचना मैं हमेशा करता रहता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो और चाहे अमित शाह जी हो, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे राजस्थान सरकार में, मुझे भी नहीं कर पा रहे हैं, मेरी सरकार को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनका टारगेट जो है उसको पूरा करने में इन तीनों में कंपटीशन है। हम अपने नंबर कैसे बढ़ाएं? राहुल सिंह जी, डेली न्यूज से। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर, सतीश पूनिया जी का कहना है कि जिन एमएलए के नाम आए एफआईआर के अंदर, वो मना कर रही है कि हमें ऐसा कोई फोन नहीं आया, ना कोई प्रलोभन दिया गया। रमीला खुड़िया ने भी इस तरह का कहा है कि मेरे पिता जन्मजात कांग्रेसी थे, मैं भी कांग्रेसी हूँ और मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती। तो पूनिया जी का कहना है कि जिन विधायकों के नाम है वो साहब मना कर रहे हैं अपने स्तर पर। ये सब बातें जो है, जब एक बार तफ्तीश शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद में तफ्तीश के वक्त में जो बयान होते हैं वो मायने रखते हैं। मीडिया के माध्यम से ट्रायल हम कराना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हकीकत सामने आए, हकीकत के आधार पर ही फैसले हो। और मैं समझता हूँ बेटर वही रास्ता होता है कि सच्चाई क्या थी वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक भ्रम पैदा हो गया कि तो जानबूझ करके अनावश्यक हुआ खड़ा कर दिया गया। चुनाव जब थे राज्यसभा के अंदर, तो इतिहास में 10 दिन तक विधायकों को साथ रखो, अपने साथ रखो, ऐसा इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। हुआ खड़ा करने के कारण तो मैं समझता हूँ कि समझ के परे हैं, पर कुछ लोगों ने ऐसी बातें करी थी। अब सच्चाई सामने सबके आ जाएगी। और कोई पूछना चाहते हैं सवाल? मुख्यमंत्री जी, मैं नीरज हूँ A1 टीवी से। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? इसमें A1। हाँ नीरज जी, आवाज आ रही है, बोलिए।
मुख्यमंत्री जी 24 विधायकों ने जो आरोप लगाया कि हमें प्रलोभन दिया गया है, तो ये मामला ताजा है या पहले वाला ही मामला है? ये जो कांग्रेस के 24 विधायकों ने आरोप लगाया कि हमें प्रलोभन दिया जा रहा है, अभी भी बीजेपी जो है तोड़ना चाहती है, तो क्या इसमें ये पुराना मामला है या नया मामला है? क्योंकि कल रात में ही उन्होंने बयान जारी किया है। मेरी जानकारी में आरोप है नहीं कोई। ये 24 विधायक कौन से जिन्हें आरोप लगाया है, अगर आपको जानकारी हो तो कृपया करके मुझे बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी, महेश जोशी जी के और महेंद्र चौधरी जी के साइन से एक पत्र जारी हुआ है। विश्वास जताया, आपने भरोसा जताया, बीजेपी पे आरोप लगाया उन्होंने कि हमें जो है प्रलोभन दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इस तरह के पत्र की? वो मैंने पढ़ा है, न्यूज पढ़ी मैंने, प्रेस नोट पढ़ा है, उस पर एकजुटता दिखाई उन्होंने कि ये जो माहौल बनाया गया है, बनाया जा रहा है, उन्होंने खुद अपने लिए नहीं कहा होगा, सबके लिए कहा होगा। ये आप जब उनको मिलेगा आप उनसे पूछ लीजिएगा। और कोई पूछना चाहता है? सर, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कल ये नाम बोले पहले। पीजे जॉयचैन है टाइम्स ऑफ इंडिया से। पीजे जॉयचैन पहले नाम बोलो, फिर काम बोलो, फिर मीडिया। हाँ सर, जोईचंद बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से। सर बताइए साहब। सर, ये कुछ लोगों का ये कहना है कल तो ये आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करने के बाद ये आप जरा नीचे करके बोलो, इसको नीचे आवाज नहीं आ रही। सर, ये कुछ लोगों का कहना है कल विश्व प्रिविलेज मोशन कल बीजेपी लोगों ने फाइल किया, उसके बाद ये एसओजी ने उसके बारे में इंक्वायरी अभी नया शुरू कर दिया। अभी तक तो क्या है, राज्यसभा से इतना टाइम से कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा था कंप्लेन के ऊपर। इसमें कुछ गवर्नमेंट डिफेंसिव मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रही है, ये एक एलिगेशन है इसमें, ये वाला मामला। टाइमिंग मालूम किया था क्या? मुझे नहीं मालूम। टाइम मालूम किया था आपने भी? पहले किसने काम किया शुरू? ये टाइमिंग आपको मालूम होगा, मुझे जानकारी नहीं। महेश जोशी ने एलिगेशन लगाया, काफी टाइम हो गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था इसमें। वो तो आप एसओजी के अधिकारी को पूछना पड़ेगा, आपने इतने दिन क्यों लगाए हैं? तो आपके अंडर में है सर एसओजी? मेरा कॉमन सेंस तो ये कहता है कि कोई आरोप लगते हैं तो टाइम लगता है, तफ्तीश करने में, जानकारी प्राप्त करने में टाइम लग रहा होगा। बोलिए बोलो, हाथ क्यों खड़े हो? बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। एसओजी ने जो ब्यावर से एक जने को, भरत मालानी को उठाया है। हेलो, एसओजी ने ब्यावर से एक भरत मालानी नामक व्यक्ति को उठाया है, जो भाजपा का नेता है, और उसने अभी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा से टिकट मांगा था, है ना। उसने एमएलए से बातचीत करी थी और वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था, सीए है वो, और उसके दिल्ली में एक बड़े नेता से संबंध है। तो क्या इसमें आगे तक जांच आएगी? क्योंकि ये सीधा सीधा भाजपा का जुड़ाव आ गया इसमें। भाजपा अभी तक कह रही थी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये भाजपा का नेता पकड़ा गया है, ये ऐसी जानकारी मिली है, उसका नाम से आज खुलासा हो गया पूरा। भैया, मैं एसओजी का डीजी मैं नहीं हूँ। ये काम सब एसओजी का होगा, वो हमसे पूछ सकती है, उसको पूछ सकती है, कानून सबके लिए बराबर होता है। मैं जानता नहीं हूँ उनको। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और कोई है? एलन शर्मा जी, नवज्योति से। एलन शर्मा जी नवज्योति वाले। बोलो, कहाँ शर्मा जी? नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने अपनी बताया कि राजस्व जो है वो 30% रह गया घट करके राजस्थान में कोरोना की वजह से, तो 70% जो इसमें कमी हुई है उसके लिए कोई आप ठोस कदम उठा रहे हैं या कोई योजनाओं में परिवर्तन कर रहे हैं जो बजट में घोषणा की थी आपने? देखिए, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसी को लेके हमने प्रधानमंत्री महोदय से, नरेंद्र मोदी जी से जितनी बार विषय हुई है, तो मैंने 3 महीने पहले से उनको आगाह किया। ये तो मालूम था कि जब लॉकडाउन ही हो गया है, इंडस्ट्री बंद हो गई, व्यापार ठप हो गए हैं,
तो फिर तो रेवेन्यू कम होना ही है। तो मैंने उनको आगाह किया कि आप कृपा करके राज्यों को, सभी राज्यों को एक पैकेज दें जिससे कि राज्य कोविड की लड़ाई जो जंग लड़ रहे हैं, खर्चा राज्य सरकारें कर रही है, उनको कुछ इमदाद मिलेगी तो वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी। ये मैंने लगातार उनसे रिक्वेस्ट करी है। कुछ मैंने और मांगे की थी आर्थिक रूप से, वो आपकी जानकारी में होगा। और मैं समझता हूँ कि जो मांगे मानी जानी चाहिए थी, उसमें मांगे वो मान नहीं पाए ग्रांट देने की। लोन बेसिस पे या इंटरेस्ट के मॉनिटरिंग को लेके कुछ छूट उन्होंने दी है, लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ा दी हम लोगों की। कर्जा लेके तो कुछ भी कर लो आप, असली तो जो केंद्र सरकार, जिसके बाद आरबीआई भी है, नोट छापने का अधिकार भी है, उनको चाहिए, अभी मैं मांग करना चाहूँगा, उनको चाहिए कि वो इस पे ध्यान दें। तमाम राज्य सरकारों किसी पार्टी की हो, उनको आर्थिक रूप से पैकेज दें जिससे कि वो अपने बजट घोषणाओं को पूरा करने में उनको सहूलियत हो सके। वरना बजट की घोषणाएं जो है पूरी हो नहीं पाएगी, विकास ठप हो जाएगा और जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता। हम चाहेंगे जिस प्रकार कोरोना की जंग केंद्र राज्य सरकारें मिलकर लड़ना चाहती है, लड़ रही है, उसी ढंग से हम लोग चाहेंगे कि इस काम के लिए भी हम सब मिलकर लड़ें, कोरोना की जंग जीतें और विकास ठप नहीं हो और जीवन आजीविका दोनों चलती रहे। मेरा दूसरा सवाल कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में एक अनुशासनहीनता देखी जा रही है कि आप जो है जवाब मांगते हैं बीजेपी से या दिल्ली के नेताओं से और उनके बजाय जवाब आप ही के पार्टी के लोग दे रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? इसलिए कि बीजेपी लीडरशिप इतनी कमजोर होगी, बीजेपी की लीडरशिप इतनी कमजोर होगी, वो जवाब नहीं दे पा रहे होंगे तो हमारे कुछ लोग उनकी इमदाद कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे। देखो मेरे पास एक स्लिप आई है, कांग्रेस की बात करते हैं, गुटबाजी है। रोज मैं पढ़ता हूँ बीजेपी के स्टेटमेंट, और एक साल में अपनी कार्यकारिणी नहीं बनी बीजेपी की। गुटबाजी तो बीजेपी के वसुंधरा गुट, सतीश पूनिया गुट, कटारिया गुट, राजेंद्र राठौड़ गुट, गजेंद्र शेखावत गुट, कैलाश चौधरी गुट, इन सब के चलते कार्यकारिणी तक ही नहीं बन पा रही है। और ये बात करते हैं बीजेपी की, बताइए आप। अब मैं ज़्यादा इनमें ध्यान इसलिए नहीं देता हूँ कि अब नए नए बने हैं ये लोग, कोई अध्यक्ष बना है, कोई नेता बना, प्रतिपक्ष, कोई उपनेता बना है, तो ये तो है। ये मैंने आपको कहा कि ये अपने हाईकमान को परफॉर्मेंस के लिए कंपटीशन तो करेंगे ही करेंगे। वसुंधरा जी को इन्होंने अभी थोड़ा, मैं समझता हूँ, पता नहीं उनका आजकल नाम कम आता है। चेहरा तो वसुंधरा जी का होना चाहिए था। जब वो मुख्यमंत्री रही है 2 बार, मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी नेताओं ने। और जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा है उसका चेहरा तो पब्लिक में रहता ही रहता है, उसका उपयोग आप कर नहीं पा रहे हो और कहते गुटबाजी कांग्रेस में है। लास्ट में सुशांत पारिक जी जी न्यूज से जी न्यूज वो हाथ उठा रहे हैं, बोलिए आप। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये था कि एफआईआर में 13 जून की रिकॉर्डिंग का हवाला है सर। एफआईआर जो दर्ज हुई है, एसओजी ने दर्ज की है, उसमें 13 जून की रिकॉर्डिंग का हवाला है। आपने 11 जून को ही इस बारे में मीडिया को बताया था, तो आपके पास इससे पहले से ही इनपुट था सर इस तरह की जो चल रही है खरीद फरोख्त? मैंने तो कोई बात की नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो एक बाइट आपने दी थी सर होटल शिवविलास के बाहर रात को, जो एक बाइट आपकी हुई, हाँ, इसमें आपने कहा था कि कोशिशें हो रही हैं खरीद फरोख्त करने की, इस तरह की सूचनाएं हमारे पास आई हैं। तो मेरे पास तो सूचनाओं के कई स्रोत हैं। जी सर। जो मुख्यमंत्री होता है उसके बाद में जो कई तरह के सोर्स होते हैं। जिस स्रोत की आप बात कर रहे हो वो एसओजी वाले बता सकते हैं आपको, वो तो मैं नहीं बता सकता कब से उनके पास सूचना आई, क्या हुआ।
हर्षा जी बोलेंगे आप? सर मैं शरद आज तक से पूछना चाहता था। आप तो रोज पूछते हो। नमस्ते। आप तो मैं रोज सुनता हूँ। ये आपने बीजेपी के बहुत सारे गुट के नाम बताए, तो कांग्रेस में भी गुट नीचे कर लीजिए। आपने बीजेपी के बहुत सारे गुट के नाम बताए, कांग्रेस में भी गुट है, गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट कहा जाता है। तो क्या इस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है? क्योंकि एफआईआर में जो बातचीत हो रही है, बीजेपी के नेता के हवाले से कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें कांग्रेस के अंदर भी चल रही हैं क्या? मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता? कौन नहीं बनना चाहता है? हमारे यहाँ 5-7 लोग होंगे जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे, उनमें योग्यता भी होगी, उनमें टैलेंट भी होगा, होता है। तो मुख्यमंत्री एक ही बन सकता है ना। एक बनने के बाद में फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। तो शांत नहीं हो रहे हैं क्या? शांति है घोर शांति है हमारे यहाँ, घोर शांति है। और कोई क्वेश्चन? हर्षा कुमारी जी। मेरा ये ज्यादातर ये कोरोना से एक्चुअली जुड़ा हुआ था। नीचे नमस्कार। मेरा ज्यादातर कोरोना से जुड़ा हुआ सवाल था कि जो इंडस्ट्री के लिए अब आपका फोकस नेक्स्ट है, इंडस्ट्री को वापस पटरी पे लाना, उद्योग को, तो उसमें कुछ विशेष कोई पॉलिसी आप सोच रहे हैं या किस दिशा में जाना है? हमने कमेटी बनाई चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता में, 2 मीटिंग हो चुकी है। हम चाहेंगे कि क्या क्या स्टेप उठाएं स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि व्यापार उद्योग ये कैसे शुरू तो हुए हैं, पर क्योंकि केंद्र सरकार की नीति गलत है, इस कारण से जिस तेज गति से आगे बढ़ने चाहिए बढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, दुकानें खुल गई है, कोई ग्राहक नहीं है, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, रेस्टोरेंट में जाने वाला कोई नहीं है। जब तक आप पैसा पंप नहीं करोगे पब्लिक के जेब के अंदर, तो खर्च नहीं करेंगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी, परचेजिंग पावर उनकी नहीं बढ़ेगी, तो खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। सिंपल फॉर्मूला है। उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। वो लोन के आस पास घूमते रहते हैं। बताओ गोवर्धन, बताओ। सर इससे जुड़ा हुआ सवाल है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये कोरोना को लेकर के लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं इकोनॉमी के मंच पर। केंद्र सरकार से भी आपने लगातार मांग की है, आगे किस तरह से इसको पटरी पर लाया जा सके, कोई ठोस कार्य योजना सरकार ने बनाई है इसको लेकर के? क्योंकि आपने टास्क फोर्स इसलिए बनाई थी। ये तो मैंने भी कहा है, बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पहले भी जो हमने घोषणा की थी कोरोना आने के पहले रिप्स की, उसके माध्यम से पूरे कंट्री में वेलकम हुआ है राजस्थान का, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज दिया है डिस्ट्रिक्ट को बूस्ट करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, MSME को लेके जो अध्यादेश जारी किया हम लोगों ने, 3 साल तक सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, सारे नियम कायदे आप अपने पास रखो, अपना काम शुरू कर दो। उसका वेलकम पूरे देश के अंदर हुआ है। उन्हीं को आधार बना के हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे कि MSME का उद्योग ज़्यादा रोजगार देता है लोगों को, रोजगार लोगों को मिले, उद्योग धंधे वापस शुरू हो, मजदूरों की कमी नहीं हो, तमाम तरीके हम लोग लगे हुए इन कामों में। हम चाहेंगे कि राजस्थान में रेवेन्यू आगे बढ़े, वित्तीय प्रबंधन शानदार हो और राजस्थान विकास के मामले में पिछड़ नहीं जाए कहीं। ये चिंता का विषय हमारे लिए है। और कोई? यादवेंद्र राष्ट्रदूत से आवाज आ रही है सर? कौन भाई? यादवेंद्र राष्ट्रदूत से सर। बोलिए बोलिए, आप कहाँ बैठे हैं? सर मैं CR2 में। राजदूत को सबसे आगे बैठना चाहिए था। धन्यवाद सर। सर मैं मेरा सवाल ये है कि कल जो SOG की जो स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना
विस्तार कराए इन्वेस्टिगेशन में। कुछ लोगों की टैपिंग ज़्यादा करी है और वो काफ़ी लेट आई थोड़ी खबर कि तो इसके अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये विस्तार के अंदर कौन कौन किन किन लोगों को टैप करा जा रहा है, किन किन लोगों से की जांच की जा रही है। दूसरी बात, मेरा दूसरा सवाल, क्वेश्चन कृपा करिए मुझे कोई पूछे जो मुझे जवाब देने हैं। उनके जो जवाब एसओजी को देने हैं, एसीबी को देने हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप सीधा उनसे बात भी कर सकते हो। आपका अधिकार बात करने का उनको है और उनको जवाब देना बनता है, ये मेरा मानना है। मेरा दूसरा सवाल है सर, ये नेशनल मीडिया से रिलेटेड है, नेशनल इशू से रिलेटेड है सर। ये जो विकास दुबे का पूरा प्रकरण हुआ उसके अंदर जैसे तथ्य सामने आए हैं कि वो यूपी से हरियाणा गए, हरियाणा से फिर वो एमपी भागे, तो जिस तरह से अभी थ्योरी दी जा रही है कि वो शायद राजस्थान से क्रॉस करके मध्य प्रदेश पहुंचे थे, तो इस मामले में कोई जांच हो रही है यहाँ पे कि वो क्या यहाँ से गए थे या किसी और रूट से गए थे। और मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि अभी तक हमारे पास जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं उसके अंदर सर आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें आर्काइव मिलनी चाहिए, बिकॉज जो एक जना पॉजिटिव होता है एक बार, उसके मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होते हैं ताकि उनको एक बार जब वो नेगेटिव हो उनको रिलीज करा जा सके। पर ये डाटा राजस्थान सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बाकी राज्यों से फिर भी मिलता है, तमिलनाडु से। आर्काइव का जो हिस्ट्री है सर, अगर कोई पॉजिटिव ये जांच, ये आंकड़े अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। संदर्भ में एक सवाल ये भी है कि हमारी कैपेसिटी तो 50,000 तक है टेस्ट करने की, पर अभी वास्तव में हर रोज हम कितने टेस्ट कर पा रहे हैं और इसकी क्या और इसकी क्या वजह है कि हम कितने टेस्ट करते हैं हर रोज। आपका अच्छा क्वेश्चन था ये आगे वाला। इसमें हम लोग जो है, हम लोग हर बीसी के अंदर ये बैठ के बात करते हैं, जिसकी डेथ हो जाती है उसकी भी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, किन कारणों से डेथ हुई, लेट आया अस्पताल में या उसको सिम्टोमेटिक था या नहीं था, वो बीमारी क्या कहती, कोमोर्बिड था क्या, कोमोर्बिड था क्या, तो तमाम हम लोग बहुत डिटेल में जाते हैं उनके लिए, जिससे कि आगे हमें सुविधा मिले इलाज करने के अंदर भी, और कैसे मृत्यु दर कम हो राजस्थान के अंदर। इसके लिए विशेष अभियान हमने चलवा रखा अभी, तो इसका हम लोग और विशेष ध्यान रखेंगे जो आपने क्वेश्चन किया है। बाकी तो 10 लाख से अधिक तो सैंपल हो गए थे राजस्थान के अंदर, जबकि हम तो पहले पूना और दिल्ली भेजते थे। आज करीब 40,000 से अधिक लोग हमारी क्षमता हो गई राजस्थान में टेस्ट करने की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी भी पैरामीटर हमारे जो है आप देख लिए, पर मिलियन टेस्ट जो है राजस्थान में 12,600 हो रहे हैं, जबकि नेशनल लेवल पर 8,000 हो रहे हैं। पॉजिटिव भी हमारे यहाँ 2.3% है, जबकि देश के अंदर 7.45% है। डबल रेट होने की 28 दिन में डबल होते हैं हमारे यहाँ पर, देश के अंदर 20 दिन में हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हर सेक्टर में, और हमारी जो रिकवरी रेट है वो तो मैंने कहा आपको कि वो थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है, कभी 80%, कभी 75%, पर हमारी अच्छी रेट है, जबकि नेशनल लेवल पे 62% है। इस प्रकार से चारों ओर हम देखें मृत्यु दर हमारे यहाँ 2.14% है, जबकि नेशनल लेवल 2.73% है। प्रवासी जो आए थे वो हमारे यहाँ करीब 5,800 लोग आ गए, उसके कारण बढ़ गए थे आंकड़े। बाई एंड लार्ज हमारे यहाँ पर जो पैरामीटर वो ठीक है, फिर भी मैं चाहूँगा कि और अच्छे ठीक हो। हमारा प्रयास है, लगातार इम्प्रूवमेंट होते ही रहना चाहिए। सर मैं अजीत हूँ, ईटीवी भारत से। बोलिए सर। एक तो महेंद्रजीत मालवीय जैसे सीनियर नेताओं का नाम जो है एसओजी की रिपोर्ट में आया है, तो क्या आपके कुछ सीनियर नेताओं के भी नाम इस तरीके से आपके सामने भी आए हैं? दूसरा सर, कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है प्रदेश में, क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है?
देखिए, मालवीय जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, उनका नाम किस संदर्भ में आया मैं नहीं कह सकता। कोई उनके ऊपर आरोप लगे नहीं है, कोई आरोप लगे नहीं उनके ऊपर तो कोई। और अब आप भी बताइए, बीजेपी वाले जो है ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये तो एसओजी पे, ये बीजेपी की सरकार, मैंने कहा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उस रूप में काम करते, दबाव देके काम करते। वो एजेंसी पूरी तरह से एनडीए गवर्नमेंट की कहलाती है। हमारे यहाँ एसओजी हो चाहे एसीबी हो, आपने देखा होगा अभी तक का जो 1.5 साल ज्यादा हो गए हम लोगों को भी, कोई केस में हमने इंटरव्यू नहीं किया है। और कोई बोलिए सर, मंत्रिमंडल विस्तार की बात रही। मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये डिपेंड करता है हाईकमांड पर। सर, एक है आयुर्वेद को लेके, कोरोना अभी लंबा रहेगा और किस तरह से आप देखते हैं कि युद्ध स्तर पे इस पे काम हो सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के संदर्भ में? दीपक मेहता हूं मैं, माड़क जलतीदीप से। तो आयुर्वेद को लेके सवाल है सर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई है और इंतजार जिस चीज का था उन्हीं तमाम चीजों का जिक्र वो एक एक करते हुए यहां पर नजर आए। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि जांच हो रही है, तमाम तथ्य सामने आएंगे, जांच के बाद ही जो पूरी तस्वीर है वो खुलकर सामने आ सकती है। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।